Good morning, students. Welcome back to your business studies classes. With me, your Neha ma'am. We are doing part B of business studies, that is chapter number 9. Its name is financial management. In the last video, we had learned about financial planning, its objective and importance. In today's video, we are going to deal with capital structure. What do you understand by capital structure? Okay, तो अब हम लोग समझते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फिनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. ओके, तो मैं बस एक एग्जांपल देती हूँ. फिनेंस इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ द बिजनेस. मतलब फिनेंस को क्या बोलते हैं? ब्लड ऑफ बिजनेस या फिर लाइफ लाइन ऑफ बिजनेस. क्योंकि विदाउट फिनेंस को आप बिजनेस को ना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ना ही मॉडर्नाइज होगा, ना ही एक्सपैंड करेगा, एंड नथिंग विल बी पॉसिबल विदाउट फिनेंस. ठीक है, फिनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस. ओके, इसीलिए हम लोग फिनेंस को क्या बोलते हैं? ब्लड ऑफ बिजनेस या फिर लाइफ लाइन ऑफ बिजनेस. ओके, तो अभी ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो फिनेंस मैनेजर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि फिनेंस को कितना बिजनेस को कितना फिनेंस का रिक्वायरमेंट है, कब है. ठीक है, अब फिनेंस को एक्वायर करने के दो तरीके हैं. या तो आप डेप्ट कैपिटल ले लीजिए. डेप्ट मतलब किसी से आप बोरो करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्ट कैपिटल. ओके, या फिर आप इक्विटी ले लीजिए. इक्विटी और ऑनर्स कैपिटल. ठीक है, एंड डेप्ट का दूसरा नाम है बोरोड कैपिटल. ओके, तो आप इक्विटी कैपिटल भी ले सकते हैं, दैट इज ऑनर्स कैपिटल आप ले सकते हैं. ओके, तो यू कैन एक्वायर आइदर डेप्ट कैपिटल और बोरोड कैपिटल. आप दोनों में से कोई भी कैपिटल ले सकते हैं. बट द थिंग इज दिस, जो फिनेंस मैनेजर जो होते हैं वो जनरली दोनों का मिक्सचर जो है वो लेते हैं. ठीक है, ना ही वो पूरा का पूरा डेप्ट लेते हैं, ना ही वो पूरा का पूरा इक्विटी लेते हैं. वो क्या करते हैं? दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं. मतलब मिक्सचर ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, और फिर अदर लैंग्वेज में बोरोड फंड एंड ऑनर्स फंड. ओके, तो वो दोनों का क्या करते हैं? मिक्सचर ले लेते हैं. तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है. तो यहाँ पे लिखा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. मतलब एक बिजनेस को फाइनेंस करने में या फिर ऑपरेट करने में हम लोग कितना डेप्ट और कितना इक्विटी का अरेंजमेंट कर रहे हैं या फिर दोनों का मिक्सचर कितना लेकर के आते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर इज बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी. डेप्ट भी हो सकता है एंड इक्विटी भी, बोथ. ठीक है, अब दोनों का हम लोग कितना कितना रेशियो लेते हैं. हो सकता है 50% हम लोग डेप्ट ले ले एंड 50% बोरोड कैपिटल ले ले, दैट इज ऑनर्स कैपिटल ले ले. ठीक है, या फिर हम करें 80% बोरोड ले ले एंड 20% डेप्ट ले ले. ओके, तो हम लोग कौन सा रेशियो में, कौन सा प्रोपोर्शन में, कौन सा कॉम्बिनेशन में डेप्ट या इक्विटी को रेज कर रहे हैं, वही हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में. तो यहाँ पे देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर को मैथमेटिकली इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी. ओके, तो इससे हमें रेशियो का पता चल जाता है. ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. तो हम लोग जो फिनेंस मैनेजर होता है उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है कि वो डेप्ट एक्वायर करे या इक्विटी एक्वायर करे. ये डिफाइन करना उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका मेन टारगेट क्या होता है? हम लोग पढ़े थे ना लास्ट में, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स. उनका मेन टास्क क्या रहता है कि हम लोग शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, उनका जो वेल्थ है उसको हम लोग मैक्सिमाइज कर दें. ओके, तो वो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. ठीक है, अब हम लोग जो डेप्ट या इक्विटी क्या एक्वायर करें ये हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं? कॉस्ट और रिस्क को देख करके, कि कौन सा एक्वायर करने में हमें कॉस्ट कम लगेगा और किस में रिस्क ज़्यादा है. ये दो चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही हम लोग डेप्ट या इक्विटी को एक्वायर कर पाते हैं. ओके, तो अभी है कि अगर हम लोग डेप्ट लेंगे तो लेस कॉस्ट होगा उसका. मतलब हमें ऐसा नहीं है कि शेयर इशू कर जब आप करते हो तो उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव होता है वो, क्योंकि वो हमें प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ता है, देन हमें क्या करना पड़ता है और बहुत सी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. हमें कोई अंडरराइटर्स को हायर करना पड़ता है, ब्रोकर्स को हायर करना पड़ता है जो कि हमारे शेयर्स को बाज़ार में जा कर के बेचते हैं. और देन आपका शेयर्स जो क्या होता है
इशू हो पाता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि जब भी आप सिक्योरिटी इशू करते हैं उसमें जो खर्चे आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, तो ये सारे जब आप ऑनर्स फंड या तो फिर शेयर्स को इशू करते हैं तो उसमें काफ़ी खर्चा आता है आपका। तो अगर आपके पास पैसा उसमें कम है, आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे कि डेप्ट ले लोगे, डिवेंचर इशू कर लोगे। ओके, तो उसमें क्या होता है कि दैट इज़ नॉट एक्सपेंसिव बट दैट इज़ रिस्की। वो जो डेप्ट कैपिटल है वो रिस्की होता है, इसलिए रिस्की होता है क्योंकि आपको रेगुलर इंटरवल में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर आप रिस्क लेने के सिचुएशन में नहीं है तो आप क्या करोगे, शेयर इशू करोगे, और शेयर इशू थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अब अगर आप एक्सपेंस नहीं बेयर करना चाहते हो तो आप फर्स्ट ऑप्शन में जाओगे। ओके, इन दिस वे जो मैनेजर जो है वो द सिचुएशन, ही कंपेयर्स बोथ द सिचुएशन एंड डिसाइड विच इज बेस्ट टू सूटेड फॉर द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जनरली कंपनी यूजेस द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज टू सेट अप कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कंपनी होती है वो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, इसको इसका जो कंसेप्ट है कैसा होना चाहिए, इसका कंसेप्ट कैसे सेट करती है, फिनेंशियल लीवरेज का यूज करने के बाद सेट करती है। ओके, दे यूजेस द फिनेंशियल लीवरेज टू सेट द कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर को सेट करने के लिए वो लोग किसका सहारा लेती है, फिनेंशियल लीवरेज का सहारा लेती है। अब फिनेंशियल लीवरेज का दो नाम है, फिनेंशियल लीवरेज एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, ये रहा फिनेंशियल लीवरेज। फिनेंशियल लीवरेज रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट इन द ओवरऑल कैपिटल। फिनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट, मतलब ओवरऑल कैपिटल में डेप्ट का क्या रोल रहेगा या फिर कितना प्रोपोर्शन में डेप्ट हम लोग को लेना चाहिए, यही फिनेंशियल लीवरेज हमें बताता है। ओके, तो जो फिनेंस मैनेजर क्या करते हैं, जनरली फिनेंशियल लीवरेज का ही सहारा लेते हैं या फिर उसके भरोसे रहते हैं कि फिनेंशियल लीवरेज का हम लोग यूज करके कैपिटल स्ट्रक्चर सेट करते हैं। ओके, तो ये फिनेंशियल लीवरेज बताता क्या है, ये बताता है कि आपका जो टोटल कैपिटल होगा, टोटल कैपिटल उसमें डेप्ट कितना होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिनेंशियल लीवरेज को हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फिनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू डेप्ट बाय इक्विटी, whereas D is equal to debt and E is equal to equity. Okay, next we are going to discuss about the फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर्स। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद हम लोग अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। तो फर्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश का जनरेशन हो रहा है, कितना कैश जनरेट हो रहा है। ठीक है, क्यों ये हम लोग देखते हैं, उसका ये है कि देखो अगर आप लोग डेप्ट कैपिटल लेते हो, ठीक है, डेप्ट मतलब किसी से उधार लेते हो, तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप बैंक से लेते हो, बैंक लोन लेते हो, तो भी आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये करते हो तो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के आगे में ही इंटरेस्ट अटैच होता है, तो वहाँ भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप डिवेंचर्स लेते हो तो वहाँ भी आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा एट अ रेगुलर इंटरवल, एंड दैट इज लीगल ऑब्लिगेशंस। मतलब अगर कंपनी के पास प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, मतलब दीज आर लीगल ऑब्लिगेशंस। मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, दे हैव टू पे इट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लीगल ऑब्लिगेशंस। ओके, मतलब कंपनी अगर लॉस में रहती है तो सपोज अगर शेयर होल्डर्स है तो उसको बोल देगी इस साल हमारा लॉस हुआ है, हम आपको डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। बट इन केस ऑफ इंटरेस्ट वो ऐसा नहीं बोल सकती है कि नहीं आपको इस बार तो हमें लॉस हुआ है, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ऐसा वो नहीं बोल सकती है। ठीक है, तो कैश फ्लो पोजीशंस पे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास कैश ज़्यादा जनरेट हो रहा है, अगर हम इस लायक हैं या फिर कैपेबिलिटी है हमारी कि हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेगुलरली पे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना डेप्ट कैपिटल लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा स्थिति नहीं है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो हम पे कर पाएंगे, ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पाओगे तो आपको कोर्ट में ड्रैग किया जाएगा कि आप कोर्ट में आओ, ठीक है, क्योंकि आप हमारा इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हो। तो दैट इज मोर एडवर्स सिचुएशन फॉर द कंपनी। ओके, तो कंपनी हियर हैज टू चूज whether he is the capability of
एक्वायरिंग डेप्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। अगर कंपनी के पास कैश फ्लो जनरेशन अच्छा है तो वो डेप्ट कैपिटल के लिए ऑप्ट कर सकती है, अदरवाइज द कंपनी विल हैव टू ऑप्ट फॉर बोरोड फंड, ओके, दैट इज ऑनर्स फंड, ओके। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ओके। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ICR बोलते हैं, इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ICR इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ओके। अगेन रिपीटिंग, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। आपके बुक में ये क्लियरली दिया हुआ है, ओके। अगर हमारा हाई ICR होता है, अगर किसी कंपनी का हाई ICR होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बोरोड फंड ज़्यादा लेना चाहिए उसे, ओके, या फिर बोरोड फंड पे ज़्यादा उसको रिलाई करना चाहिए। अगर किसी कंपनी का लो ICR होता है तो आपको क्या है कि उसको लेस बोरोड फंड लेना चाहिए, ठीक है। इसका दो ही मतलब होता है कि आपको सबसे पहले तो लिखना है कि इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली, ICR इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। EBIT का फुल फॉर्म लिख देना है, EBIT स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड, ओके, एंड आपको लास्ट में लिखना है अगर हाई ICR रहे इसका मतलब होता है कि हम लोग बोरोड फंड ज़्यादा लेंगे, ओके, एंड लो ICR रहे इसका मतलब होता है कि हम लोग बोरोड फंड कब लेंगे, ओके। Our next point is debt service coverage ratio, okay, debt service coverage ratio जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DSCR, ओके। अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बुक में देखेंगे, ओके। ये देखिए, DSCR इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ डिवाइडेड बाय प्रीफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस। अब ये होता क्या है? ये हमारा जो ICR था उसी का ही एक रूप है, या फिर उसी की तरह आप समझ सकते हो, वही सेम चीज़ है बट उससे एक स्टेप आगे है, ठीक है। जो हमारा ICR है वो बस ये देखती थी कि हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं कि नहीं, या फिर कोई कंपनी इंटरेस्ट पे कर सकती है कि नहीं। इसीलिए जब हमारा हाई ICR होता था तो कंपनी ज़्यादा बोरोड फंड ले सकती है, बट एट द सेम टाइम अगर हमारे पास लो ICR है तो कंपनी क्या करेगी? ज़्यादा बोरोड फंड पे रिलाई करेगी, ओके। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हमारा जो ICR था वो क्या था कि हम कितना हमारे पास कितना ऑब्लिगेशंस है इंटरेस्ट पे करने का, बट DSCR इज अ स्टेप अहेड, मतलब वो एक स्टेप आगे है, ओके। यहाँ पे DSCR क्या करता है? इट टेक्स केयर ऑफ रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल पेमेंट, ओके। यहाँ पे DSCR देखता है कि हम इंटरेस्ट तो रिटर्न कर पाते हैं कि नहीं, कोई भी कंपनी इंटरेस्ट रिटर्न करने के लायक है कि नहीं, और उसके साथ साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको भी पे बैक कर पाएगी या नहीं, ओके। तो ये क्या कि ये दो चीज़ें देखती हैं। ये जो ICR है वो देखता था कि हम इंटरेस्ट पे कर पाते हैं कि नहीं, बट यहाँ पे ये दो चीज़ें देख रही हैं, DSCR दो चीज़ें देख रही हैं। पहले ये देख रही है कि हम रिटर्न ऑन इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं कि नहीं, एट द सेम टाइम हम प्रिंसिपल पेमेंट को जो रीपेमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, ओके। तो हम क्या क्या देखती है? हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं कि नहीं, एट द सेम टाइम हम इंटरेस्ट को प्रिंसिपल को पे बैक कर सकते हैं कि नहीं, ओके। अब आगे हम देखते हैं, अगर हमारा कंपनी का हाई DSCR है इसका मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्ट कैपिटल एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अगर DSCR इज लो, अगर लो है तो हम क्या समझते हैं कि कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, डेप्ट वो उनको नहीं लेना चाहिए, उनको ज़्यादातर इक्विटी कैपिटल में ही रिलाई करना चाहिए, ओके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके। हमें इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर हमारा रिटर्न हाई है, रेट ऑफ रिटर्न इज हाई, अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न हाई है तो हम डेप्ट कैपिटल पे रिलाई कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न लो होता है तो हमें डेप्ट कैपिटल अवॉइड करना चाहिए एंड इक्विटी शेयर कैपिटल पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ डेप्ट। इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि अगर कंपनी
कहीं से बोरोड फंड अरेंज कर सकती है, ठीक है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर लो रहे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी की सिचुएशन में देख लो, अभी ड्यू टू कोरोना वायरस हमारी जो इकोनॉमी क्या हो गई है, पूरी की पूरी क्रैश हो गई है, ठीक है। तो अभी बैंक ने क्या किया है, इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए या फिर उसको रेगुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम कर दिया है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो हम लोग को क्या करना चाहिए, बोरोड फंड में ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, ओके, ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। अगर हमें बोरोड फंड कम कॉस्ट में मिले, कम इंटरेस्ट में मिले, तो हमें डेप्ट ज़्यादा लेना चाहिए या फिर बोरोड फंड ज़्यादा लेना चाहिए। अदरवाइज वी कैन गो फॉर इक्विटी if the cost of debt is high. Okay, our next point is tax rate. अगर गवर्नमेंट ऐसा रूल्स बनाती है कि हमें हाई टैक्स रेट देना पड़ेगा, तो हमको ज़्यादा बोरोड फंड में रिलाई करना चाहिए, या फिर हम ज़्यादा लोन ले लें, या फिर ज़्यादा बोरोड फंड एक्वायर करें, या फिर ज़्यादा डेप्ट ले लें, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इनकम टैक्स फाइल करोगे एंड में, तब आपको वो जो जितना का आपने टैक्स लिया था उसका इंटरेस्ट जो होता है वो आपके इनकम टैक्स से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ओके। तो अगर आपका टैक्स सिचुएशन आपको देखना है कि अगर आपके कंट्री में ऐसा कुछ सिचुएशन है जहाँ पे हाई टैक्स चार्ज किया जा रहा है, तो यू कैन रिलाई ऑन बोरोड फंड, अदरवाइज यू कैन गो फॉर इक्विटी कैपिटल, ओके। सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्निंग पर शेयर देखते हैं कि हम लोग पर शेयर कितना अर्न कर रहे हैं। अगर हमारा डेप्ट कैपिटल को एक्वायर करने के बाद अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाता है, तो हम लोग मोर ऑफ डेप्ट कैपिटल को चूज करते हैं। बट इफ द अर्निंग पर शेयर इज डिक्रीजिंग बाय द एक्वायरिंग ऑफ डेप्ट कैपिटल, देन वी शुड अवॉइड डेप्ट कैपिटल, ओके। तो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ध्यान में रखने के लिए क्या ध्यान में रखना है, अर्निंग पर शेयर, मतलब हम लोग एक शेयर पे कितना अर्न कर रहे हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट पे हम कितना रिटर्न ले रहे हैं। अगर हाई रिटर्न है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा अगर रिटर्न हाई है तो अर्निंग पर शेयर भी हाई होगा, बिकॉज दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। देन वी कैन गो फॉर डेप्ट कैपिटल, अदरवाइज वी हैव टू ऑप्ट फॉर इक्विटी कैपिटल, ओके। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट तो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिए थे। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशूइंग ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर को हमें इशू करने में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट। एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि मान लो आपको चाहिए 10 लाख रुपए का कैपिटल, ओके, और आपको शेयर इशू करने के बाद 2 लाख रुपया शेयर इशू करने में ही लग जाता है। तो आपका तो आपको टोटल चाहिए था 10 लाख रुपया, आपने 2 लाख रुपया तो बस एक्सपेंस कर दिया इशू करने में 8 लाख रुपीज, ओके। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत हाई है तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हमारा अर्निंग्स कैपेसिटी अच्छा है, ठीक है, मतलब कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, तो हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट को अवॉइड करेंगे डेप्ट कैपिटल ले करके, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन यही है कि अगर आप डेप्ट लेते हो तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि आपको एक लीगल ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि आपको रेगुलर इंटरवल विदाउट स्किप किए हुए आपको इंटरेस्ट को रीपे करना है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, आपका रिस्क ज़्यादा है। बट अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हो तो भले एक टाइम में आपको फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा लगता हो, बट देयर इज़ नो रिस्क इन दैट, कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है। अगर आपके पास लॉस होता है तो आप साफ साफ बोल सकते हो शेयर होल्डर्स को कि इस बार हमारे पास लॉस हो गया है, हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, ओके। तो दीज आर रिस्क कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि जो हमारा डेप्ट होता है वो कभी भी आते नहीं हमें इंटरफेयर करने के लिए, आप ये मत करो वो मत करो। बट जो हमारे ऑनर्स होते हैं जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो हमारे डे टू डे मैनेजमेंट में पूरी तरह से इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल, ये दोनों पॉइंट उसी में आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल चाहिए, तो आप क्या करोगे कि आप डेप्ट कैपिटल पे ज़्यादा एक्वायर करोगे, क्योंकि अगर आप इक्विटी शेयर करते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी गोज इन देयर हैंड एंड कंट्रोल ऑल्सो गोज इन देयर हैंड, ओके। तो दिस बोथ पॉइंट आर, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन टू यू। पॉइंट नंबर 12, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं कि इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स हैव टू बी डन विद द सेबी गाइडलाइंस एंड फॉर टेकिंग लोन्स।
देखो कंपनी को जो भी रेगुलेट करती है वो कौन है, सेबी है। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी विच रेगुलेट्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए क्या है, सेबी अपनी गाइडलाइंस देती है टाइम टू टाइम एंड उसको फॉलो करना होता है कंपनी को। ठीक है, आइदर दे आर टेकिंग लोन और फॉर इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, मतलब पूरे कंपनी को वो क्या करती है, रेगुलेट करती है। कंपनी हैव टू फॉलो द रेगुलेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है वो भी क्या करनी पड़ती है, उसको फॉलो करनी पड़ती है कंपनीज को। ओके, इट्स सेबी गाइडलाइंस एंड ईजी देन कंपनी में प्रिफर इशू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर एडिशनल कैपिटल। अगर सेबी की गाइडलाइंस बहुत ही ईजी है, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, ओके, तो कंपनी क्या करेगी, सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। अगर उसके पास इफ मॉनेटरी पॉलिसीज आर मोर फ्लेक्सिबल, अगर मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो वो लोन ले सकती हैं। ओके, तो ये सब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेगी। अगर उन्हें लोन लेना है तो वो क्या करेगी, सेबी के पास भी जा सकती है। अगर वो थोड़ी पॉलिसी स्ट्रिक्ट ना हो तो वो क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है। अदरवाइज अगर मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे अभी की मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही सिंपल है, अभी बहुत ही लो रेट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वैसे में क्या करेगी, बैंक लोन की तरफ जा सकती है। ओके, तो आई एम एंडिंग माई वीडियो हियर ओनली। आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड 12 पॉइंट्स and everything is clear. Okay.